Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. Today we are going to study the conditional sentences. Conditional sentences means शर्त अर्थात ऐसे sentences जिनसे कंडीशन का भाव प्रकट होता है. स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं. एक भाग में यदि या अगर का प्रयोग होता है और इससे शर्त का बोध होता है, शर्त का भाव प्रकट होता है, और दूसरे भाग में परिणाम का भाव प्रकट होता है और वाक्य के बीच में तो या तब आता है. तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन करने के रूल्स कौन कौन से हैं, आइए पहले रूल से इसकी शुरुआत करते हैं. जब कोई वाक्य यदि से प्रारंभ हो तथा दोनों उपवाक्य के अंत में गा गी गे लगा हो, तब यदि इफ़ वाले उपवाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, तब दूसरे वाले उपवाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे. इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे. इफ़ वाले वाक्य को हम लोग कहाँ लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड. और दूसरे वाले सेंटेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं. कैसे? यू विल गेट सक्सेस. तो ये तुम परिश्रम करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो तुम सफलता पाओगे, यू विल गेट सक्सेस. यहाँ पर दो बार नहीं लिखते इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. दैट इज़ रॉन्ग. हमें करना क्या है? ऐसी स्थिति में एक को जो इफ़ वाला वाक्य है, यदि वाला वाक्य है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और जो उसका दूसरा वाला उपवाक्य है उसको फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर अर्थात शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं. जैसे एग्जांपल लिखा है, तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. ठीक है ना? तो ऐसे वाक्यों में तो या तब का अनुवाद नहीं होता है, केवल कॉमा लगा लेने से तो या तब का अर्थ निकल आता है. अतः अंग्रेजी वाक्यों में देन नहीं लगाते, देन के स्थान पर हम लोग सिर्फ कॉमा का प्रयोग कर देते हैं, और कॉमा का प्रयोग कर देना ही तो या तब का भाव स्पष्ट करा देता है. इस कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा नियम कहता है, जब कोई वाक्य यदि से प्रारंभ हो तथा दोनों उपवाक्य के अंत में ता ती ते लगा हो, तब इफ़ वाले उपवाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में अर्थात पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग करके बनाते हैं. जैसे यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता. यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता. तो यदि वाले वाक्य को हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. यदि मोहन परिश्रम करता, इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड. यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड, तो वह पास हो जाता. देन ही वुड हैव पास्ड. ठीक है ना? यदि मोहन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता. इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड. इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं. इसका और एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं. यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता. इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू. यहाँ पर हमको वुड का प्रयोग करना है, वुड हैव का प्रयोग करना है. इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, क्योंकि दोनों कार्य संपन्न हो चुके हैं. अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हारी सहायता करता, अर्थात तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता. तुम मेरे पास नहीं आए, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सका, अर्थात ये काम दोनों पूरा हो चुका है. इसलिए इसको लिखेंगे इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू. इस वाक्य को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, हैड यू कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू. हैड यू कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू. ठीक है ना? इसका तीसरा नियम कहता है, कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड रूल कहता है, यदि अगर वाले उपवाक्यों से ऐसी शर्त का बोध होता है जिसकी पूर्ति की संभावना नहीं है, और दूसरे उपवाक्य में ऐसे परिणाम का बोध हो तो जो संभव नहीं हो, तो ऐसे वाक्यों में आई ही शी के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं. याद रहेगा ना? एक फिर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है. थर्ड रूल कहता है, जब यदि अगर वाले उपवाक्य से ऐसी शर्त का बोध होता है जिसकी पूर्ति की संभावना नहीं है, पूरे उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से ऐसे परिणाम का बोध होता है जो संभव ही नहीं है, तो ऐसे वाक्य में ही शी इट या आदि के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता. इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई.
इसका मतलब क्या हुआ, मैं पक्षी नहीं हो सकता हूँ ना मैं उड़ सकता हूँ, बात ख़त्म वहीं से। तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो रही, संभावना ही नहीं है दोनों में। तो इफ़ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। उसी प्रकार से तीसरा नियम हमारा कहता है, चौथा नियम कहता है हमारा कि यदि अगर से शर्त के साथ यह भी बोध होता है कि संभावना के प्रति सावधानी रखी जाए, तो ऐसे वाक्यों में साधारणतया प्रधान उपवाक्य या प्रिंसिपल क्लास पहले आता है तथा इफ़ या इन केस से प्रारंभ होने वाले आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लास बाद में आते हैं। समझ रहे हैं इससे, जहाँ पर संभावना के प्रति सावधानी बरतनी हो तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग प्रिंसिपल क्लास को पहले लिखते हैं। हाँ, इसके बाद जो इफ़ से प्रारंभ होता है अर्थात आश्रित वाक्य को हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको भी। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल कहता है, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो यह दवा ले लेना। यहाँ पर क्या है, संभावना ठीक तो हो ही जाएंगे लेकिन सावधानी से आपको ठीक होना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी ठीक होने के लिए। तो टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल, ये तुम बीमार पड़ जाओ तो यह दवा ले लेना। इन केस मीन्स यदि, यदि तुम बीमार पड़ जाओ, इन केस यू फॉल इल, ये दवा ले लेना। टेक दिस मेडिसिन, तो यहाँ पर टेक दिस मेडिसिन अर्थात प्रिंसिपल क्लास को पहले रखा गया है, सबऑर्डिनेट क्लास को बाद में रखा गया है। दूसरा एग्जांपल भी देखिए, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। क्या हो जाएगा, टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना, टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लेना यदि वर्षा हो, इन केस इट रेन्स। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। इस प्रकार के वाक्यों में इफ़ की अपेक्षा इन केस का प्रयोग करना अधिक ठीक रहता है। ठीक है ना। तो इसका रूल 5 कहता है, कंडीशनल सेंटेंस का रूल 5 कहता है, यदि अगर के शर्त वाले उपवाक्यों के साथ नहीं आता है। कहते हैं जब यदि और अगर के शर्त वाले उपवाक्य के साथ नहीं शब्द लिखा हो अर्थात नेगेटिव सेंटेंस भी दिया हो तो वाक्य के दूसरे भाग में भी नहीं आता है। और ऐसे वाक्य को अनलेस से प्रारंभ करते हैं तथा अनलेस के प्रारंभ में होने वाले आश्रित उपवाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड का काम कर लेता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। इफ़ अनलेस जब तक कि ना, अर्थात ये तुम नहीं, इसका मतलब नेगेटिव वर्ड ही हो रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, दोनों में नेगेटिव वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। दिस इज़ द सेंटेंस विच वी ऑलवेज यूज इन कॉमन वे एंड सो मेनी sentences that have been explained as example in the sentences are also used in spoken। तो आपको जानना ज़रूरी है सारे नियम, जिससे आपको इंग्लिश बोलना आसानी से आ जाए, इंग्लिश आप आसानी से समझ सकें। हम लोग अक्सर कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। ठीक है ना। तो चलिए इसका एक विशेष भी है, जैसे इसमें दिया गया, यदि ऐसे वाक्य में यदि के स्थान पर जब तक तथा तो के स्थान पर तब तक का प्रयोग भी हो सकता है, तब पर भी इसका नियम ही रहेगा। यदि कहते हैं ना कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते, उसके लिए भी यही एग्जाम्पल मान्य होगा, यही इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इसका। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कंडीशनल सेंटेंस का कि वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस की शर्त प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे ये तुम बीमार हो तो आराम करो, इफ़ यू आर सिक टेक रेस्ट। याद रहेगा ना, प्रेजेंट टेंस की शर्त के लिए हमें प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना होता है। ये तुम बीमार हो तो आराम करो, इफ़ यू आर सिक कॉमा टेक रेस्ट। यहाँ पर तो के लिए क्या है, यही कॉमा लगा दिया गया है। सिर्फ कॉमा लगा देने से का अर्थ या तो का अर्थ निकल आता है। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ क्या है, कैसे हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, और बोलचाल की भाषा में हम लोग कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएँ कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ये वीडियो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।